हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज जिस खबर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, इसके उत्तर में मैं ये चाहूँगा कि आप पहले तो पूरा ये सेशन देखें, ध्यान से चीज़ों को समझें और आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आपको इस प्रश्न का क्या उत्तर समझ में आता है। क्या फिर से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एज इट इज जैसा पहले बना था वैसा दोबारा से लाने की आवश्यकता है, या फिर कुछ सुधारों के साथ दोबारा से इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? अगर कुछ आपके पास सुधारों के सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा एंगेजिंग सेशन रहेगा इस तरीके से। बहरहाल, पहले हम जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है और ये क्यों यहाँ पर इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर उठ रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे, तर्क क्या है, उसको आइए खंगालने का प्रयास करते हैं, उसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये करता क्या है? ऑब्वियसली जो न्यायिक नियुक्तियां हैं, न्यायिक नियुक्तियां जो हैं उनके लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों में जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें और हाई कोर्ट की बात कर लें, इन सभी के जो चीफ जस्टिस हैं एंड जो अदर जजेस हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के एक प्रोसीजर के ऊपर डिस्कशन और उनको कैसे चुना जाएगा, उनके क्या कार्य होंगे इत्यादि पर ये बात करता था। हालांकि अभी ये नहीं है। इसे 2015 में क्या कर दिया गया था? 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको पूरी तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से धनखड़ जी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो अगर प्रयास हो रहा है तो ये आंकड़े भी लगाए जा रहे हैं, आकलन भी लगाया जा रहा है कि क्या फिर से एनजैक आने वाला है या एनजैक जैसा कोई प्रावधान दूसरा आने वाला है। देखिए हुआ क्या है, यहां पर एक लाइन है, दो तीन चीजें हमें इसमें समझनी है इस पूरे सेशन में, जिससे कि देखिए आप इसको चीजों को पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा खंगालने का प्रयास हम करेंगे। अगर आप इसे देखें तो आप इसे जीएस पेपर 2 के अंतर्गत रख सकते हैं अपने, अगर आप अध्ययन में शामिल करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छी तरीके से जीएस पेपर 2 के अंतर्गत रख सकते हैं। जीएस पेपर 2, ठीक है। भारतीय संविधान, भारतीय संवैधानिक प्रावधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, इन सब के अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो उसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम दोनों तरीके की चीजें की चर्चा करेंगे, कुछ फैक्ट भी चर्चा करेंगे और कुछ एनालिटिकल चीजें हैं उसको भी डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हेडलाइन है ये क्या कहना चाह रही है। कह रहे हैं कि धनखड़ जी जो हैं वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक्चुअली व्हाट वाज एनजैक एंड कि उसको क्यों रिमूव किया गया, या फिर क्या उसकी अब आवश्यकता है दोबारा से, इन सब चीजों पर चर्चा करने से पहले एक बार इस टर्म के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। दैट द टर्म इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक उत्तरदायित्वता, ठीक है। न्यायिक जवाबदेही, न्यायिक, आप इसको क्या कह सकते हैं, न्यायिक जवाबदेही या फिर उत्तरदायित्वता। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, दायित्व, उत्तरदायित्व गलत लिख गया थोड़ा सा। देखिए उत्तरदायित्वता को पहले समझिए, फिर न्यायिक उत्तरदायित्वता की तरफ चलेंगे। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा समय ले रहा हूं। उत्तरदायी होने का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होने का या फिर अकाउंटेबिलिटी शो करने का मतलब क्या होता है? ये बहुत बहुत जिम्मेदारी वाला, मतलब जिम्मेदारी, इसका अर्थ ही है ये जिम्मेदारी। उत्तरदायित्वता जब होती है तो जिम्मेदारी आती है। जैसे आपने घर में कोई काम किया, आपको घर में कोई चीज मैनेज करने के लिए दिया गया, तो आपने उसका जो है उसका उत्तरदायित्व लिया कि यार ये मैं कर दूंगा। और जब आप कर रहे होंगे तो ये उसके पीछे एक निहितार्थ है, स्वाभाविक है कि जब आप कर रहे हैं तो वो गलत नहीं करेंगे। देखिए दो चीजें हैं, काम होगा तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है। अगर किसी ने आपको कोई काम दिया करने के लिए तो वो ये सोच करके तो कभी नहीं दे रहा होगा कि यार तुम गलत कर देना इसको। यानी आपको काम सौंपते समय और आपके द्वारा काम स्वीकार करते समय यह स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से इंसर्टेड है कि आप उस काम को सही तरीके से करेंगे, न्यायपूर्वक तरीके से करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी तरीके से एक संस्था
जो विधि बनाती है, एक संस्था जो कार्य प्रदान करती है, एक संस्था जो प्रशासन संभालती है और एक संस्था जो न्याय संभालती है, इनको हमारे संविधान ने, हमारे देश के लोगों ने जिम्मेदारियां सौंपी, हमने आपने जिम्मेदारियां सौंपी। तो जब हम इन्हें जिम्मेदारियां सौंपते हैं तो इसका अर्थ यही हो जाता है कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज गड़बड़ नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि आप इसको बहुत न्यायोचित तरीके से आप इसको आगे जो है वो बढ़ाएंगे। इसी को बोलते हैं जवाबदेही, इसी को बोलते हैं जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्वता, जिम्मेदारी इसी को बोलते हैं। अच्छा, जिम्मेदारी एक चीज ये भी शो करता है कि एक ऐसी तरीके से काम करना कि जब कभी उसका एनालिसिस किया जाए तो आप दंड के भागीदार ना हो, यानी आप शो कर सकें कि हमने जो ये काम किया है जो आपको गलत लग रहा है, हो सकता है कि गलत लग रहा हो सकता है कि सही लग रहा हो, मैं एक्सप्लेन करूं तो ये एक्सप्लेन हो जाना चाहिए कि मैंने इसलिए ये काम किया, मतलब वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो दैट ऑल कम्स अंडर द अकाउंटेबिलिटी टर्म। बट अब हमें समझना है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि न्यायिक उत्तरदायित्वता का क्या मतलब है। यहां तो हमने ये समझ लिया कि कोई हमने काम किया, इस चीज को ध्यान में रख के करते हैं कि हमसे गलत ना हो, इस तरह से गलत ना हो कि अगर गलत हुआ तो हमें दंड के भागीदार होना पड़ेगा, हमें दंड नहीं चाहिए, हम ये शो कर सकें कि हमने गलती नहीं की है। तो हमें कभी न्यायालय के सामने भी रखा जा सकता है, कभी क्वेश्चन भी किया जा सकता है, तो हम उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, आंसर देने के लिए तैयार रहें, सेटिस्फाई करने के लिए तैयार रहें। तो इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। लेकिन क्या प्रश्न पूछने वाले से भी प्रश्न पूछा जा सकता है? क्या न्याय करने वाली जो संस्था है उसको भी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? यह है प्रश्न। और जब इस प्रश्न को उत्तर को तलाशेंगे तो जो टर्म पॉइंट होगा वो टर्म होगा न्यायिक उत्तरदायित्वता। न्यायिक उत्तरदायित्वता में जो लोग हैं, मतलब न्यायालय में जो लोग बैठे हैं वो कौन है? जैसे जब हम बात करते हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है, हम लोकतांत्रिक गणराज्य में हैं, तो लोकतांत्रिक गणराज्य का आनंद केवल इस बात से नहीं उठाया जा सकता कि हमारे यहां हमको इलेक्शन में इक्वली पार्टिसिपेट करने का अधिकार दे दिया गया, केवल इससे ही हमारा लोकतंत्र गणतंत्र जो है वो फलित नहीं हो जाएगा, बल्कि उसमें सब लोग शामिल आएंगे। जो राजनेता हैं वो भी, हमने उनको काम करने के लिए चुना, वो काम करें, स्वतंत्र होकर करें, लेकिन क्वेश्चनेबल रहेगा कि जो काम कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप वो काम, ये रहेगा। राजनेता ये नहीं कह सकते कि आप बार बार क्वेश्चन ही पूछोगे तो हम खुल करके काम कैसे करेंगे। बिल्कुल खुल करके काम करिए, लेकिन वो काम इस तरीके का होना चाहिए जब प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हो आपके पास, टाल मटोल नहीं होना चाहिए। फिर वो चाहे सत्ताधारी लोग हों, चाहे वो नौकरशाह हों जो कि आप बनेंगे आगे चल करके, और चाहे न्यायाधीश। ठीक, अब जब हम ये बात करते ना, देखिए हमारे यहां जो न्यायाधीश या न्यायालय ये जो है ये बहुत ही सम्माननीय माननीय, इसीलिए जब हम बात करते हैं तो अक्सर माननीय न्यायालय कहते हैं, माननीय जज कहते हैं, तो बहुत ही सम्मान के साथ, क्योंकि न्याय हमारे यहां एक देवत्व तत्व है। बहुत इस पद पे बैठे वाले व्यक्ति को बहुत प्योर माना जाता है, माना जाता है कि वो इतना योग्य है, जब वो इतना योग्य है तब वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फिर क्वेश्चन करने का कोई अर्थ नहीं मिलता। देखो टर्म को समझते जाना, मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं कि जिसको वो गद्दी दी गई है वो व्यक्ति इतना योग्य है, जब वो योग्य है तभी वो गद्दी दी गई है, तो फिर सवाल नहीं होने चाहिए, तो सम्माननीय है वो, और ना मत दो उसे पद। पर क्या ये जो गद्दी यहां पर प्राप्त हुई है उसके प्राप्त होने का प्रोसीजर के ऊपर भी जरा एक अंतर्मनन कर लीजिए, अंतर्चिंतन कर लीजिए, वहां पर बात है। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बता देता हूं कि न्यायाधीशों का कर्तव्य और उनका जो निर्वहन है, निस्संदेह वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल है, सम्माननीय है। माननीय न्यायाधीश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय, ये सब बिल्कुल कहना है, होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान है उसका। लेकिन इन सब में काम करने वाले लोग अल्टीमेटली इंसान ही हैं, देवता नहीं है। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस पद पर बैठने के पश्चात भी एक शंका तो रहेगी कि क्या वहां बैठने वाला व्यक्ति
प्योर है, पवित्र है, हम आस्था रखते हैं कि वो पवित्र है, लेकिन यदि नहीं हुआ पवित्र, तो अगर वो प्योर नहीं हुआ, अगर वो पवित्र नहीं हुआ, अगर उसने जो शपथ ली है उस शपथ को वो सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है, तब बात आती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। तो बात समझ में आ रही है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, कि आखिर हम सबकी जवाबदेही तो तय कर लेंगे, लेकिन जो हमसे जवाब ले रहा है उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अगर वही गलत हो तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये ठीक वैसे ही कि घर में छोटे बच्चे हैं, उनके कामों की वो अपने कामों के प्रति जवाबदेह रहते हैं अपने माता पिता को, माता पिता दादा दादी को, और दादा दादी किसको अकाउंटेबल हो, तो उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में एकदम, तो वैसे ही यहां पर भी है, वही चीज यहां पर भी, यही न्यायिक उत्तरदायित्वता का मूल है, इसी को मूल कहेंगे। अब हम इसमें और आगे इस पॉइंट को जोड़ने का प्रयास करें तो इन्होंने किस रूप में इस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को यहां पर रेज किया है। अभी हालिया एक घटना है कि दिल्ली हाईकोर्ट जो है उसके काफी सीनियर जज हैं, सीनियरिटी में इतने सीनियर हैं कि जो हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम है, दिल्ली हाईकोर्ट का कॉलेजियम जो है, उस हाईकोर्ट कॉलेजियम के वो सदस्य हैं, सीनियरिटी में सेकंड सीनियर पर्सन है, और इनके घर में नोटों का इंडियन करेंसी का बंडल जो है वो पाया गया, भंडार में पाया गया, जले हुए नोट पाए गए, आरोप एलिगेशंस लगाए गए कि इनके पास में ये अवैध तरीके से धन है, इतना धन कैसे आया? अब इसकी जांच चल रही है। ऑब्वियसली जब इस तरीके की चीज होती है तो इसकी जांच होती है, लेकिन अब यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामान्यतः किसी और व्यक्ति या इसमें से अगर कोई भी लोग होते, यहां से यहां तक के अगर कोई लोग होते, तो इनकी जांच बैठाने के लिए तो कोई भी एजेंसी यहां पर आ जाती है, लेकिन जांच करने वाली एजेंसी यानी न्यायपालिका जो है, वहीं पर एक व्यक्ति के ऊपर अगर एलिगेशन लग रहा है तो उनकी जो जांच होती है वो जांच इंटरनल होती है, उसको बोलते हैं इन हाउस इंक्वायरी, आंतरिक जांच होती है वो। तो आंतरिक जांच तो कंटिन्यू है, लेकिन ये क्वेश्चन क्रिएट करती है कि आंतरिक जांच हो रही है जजेस की, ये हुआ कैसे कि इस तरीके के एक जज अपॉइंट हुए हों जिनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगे भी हैं, बस केवल इतनी ही दूरी है कि यह साबित हो पाए कि वो नोट उन्हीं के हैं, या वो ये बता पाए कि वो नोट कहां से आए। असमर्थ रहे तो साबित ही हैं, और साबित हैं तो फिर ये एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि इतने बड़े जुडिशरी पद पर बैठने वाला व्यक्ति, कोई छोटे मोटे कोर्ट की भी बात नहीं हो रही है, कोई ग्राम पंचायत में सरपंच की भी बात नहीं है, हालांकि वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल पद है, तो इतने बड़े पद पर बैठने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सेकंड सीनियर जज कॉलेजियम के मेंबर होने के बावजूद भी इस तरीके का एलिगेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो दो तीन चीजें तो यहां से उठती हैं, इनके न्याय जो हुए हैं उस पर संदेह है, इन पर संदेह है, इन पर पर्सनली, और इनके न्याय जो इन्होंने किया है, जो भी इनके वर्डिक्ट्स हैं उसके ऊपर तो पर्सनली संदेह जाता ही जाता है। जाता संदेह यह भी है कि इनको अपॉइंट किया किसने, तो रीजन निकल करके आता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस दैट कम्स अंडर द कॉलेजियम सिस्टम, और इसलिए कॉलेजियम सिस्टम जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो जो जुडिशरी है उसका जो अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट को फेयर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और इसी चीज को लेकर के आज से नहीं, हमेशा से ये कार्यपालिका विधायिका वर्सेस न्यायपालिका के बीच में कई बार टकराव देखने को मिलता है। और आपको मालूम है फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस केसेस आए, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि फिर आगे थर्ड जजेस केसेस आए। ये सब किससे रिलेटेड है? जजों की नियुक्ति से संबंधित है, कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति के स्रोत हैं ये। और फिर आप देखते हैं कि 2014 में इस कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करते हुए न्यायपालिका विधायिका जो है वो आगे चलते हुए एक कानून बना देती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर देती है, और वो लेकर के आती है NJAC। क्या लेकर के आती है? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन।
NJAC। तो ये जो मीटिंग है, एक्चुअली ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में यही है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, इसके लिए जो एक्ट लाया गया था 2014 में, क्या उस तरीके के एक्ट लाने की फिर से आवश्यकता है? ये संदेह है चेयरपर्सन, हमारे यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं, जगदीप धनखड़ जी का। और जगदीप धनखड़ जी ने इस संदर्भ में, इस मैटर में क्या किया है कि मीटिंग बुलाई है। ठीक है, इस संदर्भ में उन्होंने क्या बुलाया है? मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल हुए? जेपी नड्डा जो कि विपक्षी नेता हैं और कांग्रेस के, आपको मालूम है, अध्यक्ष भी हैं, माफ कीजिएगा, विपक्षी नेता नहीं है, ये पक्ष के नेता हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि विपक्षी नेता हैं और कांग्रेस के एक अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ कानून मंत्री जेपी नड्डा, उनके साथ में जगदीप धनखड़ जो हैं, उन्होंने बैठ करके एक बंद कमरे में मीटिंग की है और इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने मंडे को एक मीटिंग की है जिसमें लीडर ऑफ हाउस एंड यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा एज वेल एज लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उन्होंने चर्चा की, न्यायिक जवाबदेहिता के ऊपर चर्चा की। क्या वो समय आ गया है जिसमें हम न्यायालय को भी उत्तरदायित्वता के अंतर्गत लेकर के आ सकते हैं? क्या उनकी जवाबदेही को भी हम यहां पर तय कर सकते हैं? क्या उसके ऊपर डिस्कशन किया सकता है? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एलिगेशंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ सैक्स ऑफ हाफ बर्ड करेंसी नोट्स फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट जज। तो ये अगर आप देखेंगे पूरा बंडल मिला हुआ है, बोरी भर करके बंडल मिला हुआ है वहां पर नोटों का। क्या उस घटना के बाद अब यहां पर आवश्यकता हो गई है कि हम एक बार फिर से चर्चा करें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की? ठीक है, और ये मीटिंग यहां पर होती है और इसमें ये निकल करके आता है कि हम लोग क्या करें, ये जो एनजैक है, एनजैक अधिनियम 2014 है, इसको एक बार क्या इसके ऊपर फिर से चर्चा की जा सकती है? यहां पर रिजल्ट मतलब क्या डिस्कशन हुआ, क्या पर्टिकुलरली डिसीजन लिया गया, वो तो नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन जगदीप धनखड़ जी की तरफ से थोड़ा सा ये जरूर कहा गया है कि इसके लिए जो फ्लोर के अन्य नेता हैं, फ्लोर के जो लीडर्स जो हैं, उनके साथ में मिलकर क्या करना होगा, हमें इसके लिए बातचीत करनी होगी, चर्चा होगी। तो इस पर जो है तीनों लोगों ने सहमत जताई। तो अभी आगे चर्चा होगी, इसका मतलब ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, इसलिए इसको अभी पढ़ लेना जरूरी है। तो अब उसमें जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर कई चीजें आती हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि यार आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए कि हम लोकतंत्र का आनंद उठा सके। ये तमाम सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अकाउंटेबल होते हैं, जिसमें न्यायाधीशों की भी अकाउंटेबिलिटी की बात अब यहां पर की जानी शुरू की गई है। वास्तविक रूप में जो न्यायिक पद है, न्यायिक पद, उसकी अकाउंटेबिलिटी को और थोड़ा गहराई से समझें तो न्यायपालिका और जो न्यायाधीश हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ऑब्वियसली वो जो है मतलब उनका नैतिक होना आवश्यक है, उनकी नैतिकताओं का होना बहुत आवश्यक है। जब एक व्यक्ति सामने बैठ करके न्याय के मंदिर में बैठ करके न्याय करने के लिए वो बैठे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि एथिकली वो सभी दोनों पक्ष जो होंगे, पक्ष विपक्ष जो होंगे, उन दोनों का बराबर तरीके से उनको सुनेंगे, उनका ध्यान रखेंगे और एक उचित निर्णय की तरफ आगे बढ़ेंगे। बायसनेस या फिर एक तरफ कहीं पर झुकाव, ये नैतिकता को अनैतिकता में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके की अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, ये उम्मीद की जा सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी जब भी जांची जाएगी, हमेशा फेयर एंड फाइन पाया जाएगा उन्हें। नैतिक निर्णय की बात यहां पर आती है। नैतिक निर्णय का मतलब यही है, वही नैतिक निर्णय का मतलब यहां है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो फेयर रहेंगे, फेयर इनफ रहेंगे दोनों पक्षों के बीच में। इतने फेयर रहेंगे कि अब ये कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जब भी पक्ष और विपक्ष की बात यहां पर हो रही है और ये न्यायाधीश यहां पर बैठे हैं, तो न्यायाधीश को ना तो एक पक्ष ना ही दूसरे पक्ष के किसी क्लाइंट या फिर उनके जो वकील वगैरह जो होते हैं, ठीक है, और दूसरे पक्ष के जो है और जो उसके जो वकील वगैरह हैं, उनसे निकटता नहीं बनानी चाहिए। अगर उनसे निकटता बना रहे हैं, अगर वहां पर कोर्ट में मिल रहे हैं, उसके बाद बाहर कोर्ट के जो है निकटता अगर देखने को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं
एक दूसरे वाले जो पक्ष है, दूसरे वाले पक्ष के मन में तुरंत यहाँ ये चीज पिन करनी शुरू हो जाएगी कि यार ये सही न्याय करेंगे भी कि नहीं करेंगे, वो तो उनके साथ उठते ही बैठते हैं। तो न्यायपालिका के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये प्रदर्शित कर सके कि न्याय करते समय हमारा कोई संबंध ही नहीं है, न्याय करते समय किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, सबको समान अवसर इसमें दिए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तब आती है कि जब न्यायाधीश दोषी हो तो क्या किया जाए। जब न्यायाधीश ही दोषी हो तब क्या किया जा सकता है, जो अभी के रिसेंट के मामले में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें यशवंत वर्मा जी, जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज हैं, उनके घर में इस तरीके की नकदी बरामद हुई है और वो तो इत्तेफाक से बरामद हो गई। अब यहां से कई सारी चीजें, क्या पूरे के पूरे इंडियन जुडिशरी में जितने भी जजेस हैं, क्या उनमें सिर्फ यही एक जज हैं जो दोषी दिख रहे हैं इस समय, जिनके घरों से नोटों का बंडल मिला है, या फिर ऐसे और भी जजेस होने की संभावना है? ये चीज एक बात आ जाती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली हाईकोर्ट जो है या फिर यहां के जो जजेस हैं उन लोगों ने, अब जैसे इनका ट्रांसफर हो गया, यशवंत जी का ट्रांसफर होने की बात करी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का डिसीजन किसने लिया? कॉलेजियन ने, जिसको शक की निगाह से देखा जा रहा है कि यार इनका ट्रांसफर क्यों किया गया। ऐसा तो नहीं है यहां पर कुछ और भी जजेस हों, या फिर इनको सपोर्ट करने की बात करी जा रही है, या फिर न्यायपालिका अपने ऊपर दाग नहीं लगने देने की वजह से इस तरीके की चीजें कर रही हो। दूसरा कि यही कॉलेजियम के ऊपर, ये तो एक ट्रांसफर का आरोप लग रहा है, इसी कॉलेजियम के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि ये अपॉइंट कैसे हुए। इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के संदेह यहां पर होना शुरू हुआ कि क्या इनको अपॉइंट करने, कॉलेजियन जब इनको अपॉइंट कर लेता है तो उसके बाद इन्होंने अगर ये घूसखोरी करी है तो क्या तब बाद में करनी शुरू की है, और अगर पहले से करते थे तो फिर इनको प्रमोट क्यों किया गया। तो ये भी क्वेश्चन है जुडिशरी की वर्किंग प्रोसीजर पर कि इतना फेयर नहीं है जुडिशरी। इसका मतलब दूसरों से क्वेश्चन करने वाली संस्था खुद क्वेश्चन के कटघरे में है। तो ये चीजों पर चर्चा यहां पर ये हुई है, इसी पर यहां पर डिस्कशन हुआ है और ये तय किया गया है कि आगे हम इसकी आवश्यकता है या नहीं है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि एनजैक है क्या। उसको देखने से पहले एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि संपूर्ण बैच जो है वो आपका मार्च का मॉर्निंग बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें एडमिशन अभी भी ओपन है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आप एडमिशन करा लें, एनरोल करा लें। 28,999 में आपको मिल जाएगा विद ऑल फैसिलिटीज इफ यू आर अप्लाइंग द कोड विरद लाइव। ठीक है, तो 31 मार्च से पहले एनरोलमेंट आप अपना करा लें। अब हम बात करते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। तो इसमें हमको अब एनजैक की तरफ जाना पड़ेगा। ये क्या है कि नेशनल, मैंने आपको यहां पर बताया ही कि ये क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ये। अब इस आयोग के बारे में कुछ प्रोविजन आपको समझने हैं। सबसे पहले तो इसको लाने के लिए संविधान में सुधार किया गया, एक संशोधन किया गया, और यह संशोधन किया गया 2014 में। इसको 99th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। इसके माध्यम से ये 3 आपको आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। अनुच्छेद 124 के अलग अलग के बाद जो है अनुच्छेद 124 ए, बी और सी, ये 3 आर्टिकल यहां पर ऐड किए गए और एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट का नाम हुआ एनजेएसी एक्ट। इसको क्या बोला गया? एनजेएसी एक्ट बोला गया। तो अब इसमें जैसे आर्टिकल 124 ए जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 124 ए कहता है कि जो आयोग है, न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करता है, न्यायिक नियुक्ति आयोग, इस आयोग की संरचना कैसी होगी? इस आयोग की संरचना जो है वो किस प्रकार की होगी? तो इसमें एक होंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष कोई और नहीं होंगे, सीजेआई होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके बाद 2 होंगे इसमें अन्य, ये तो एक जुडिशरी से हो गए, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो 2 लोग इसमें होंगे। वरिष्ठतम का मतलब कार्य से है, उम्र से नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 सदस्य अन्य होंगे, अन्य 2 सदस्य होंगे,
और जो अन्य 2 सदस्य होंगे, ये अन्य 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे किसी न किसी कार्य से, ये इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ एक व्यक्ति इसमें होंगे विधि न्याय मंत्री, ठीक है, एक होंगे इसमें विधि न्याय मंत्री। अब जो 2 अन्य लोग होंगे, इनके अपॉइंटमेंट में एक सदस्य जो है वो SC ST OBC फीमेल और अन्य जो भी इस तरीके से पिछड़ा वर्ग, जो अल्पसंख्यक, इन सबका रिप्रेजेंटेशन करते हुए एक लोग होंगे। और एक लोग जो होंगे उनके अपॉइंटमेंट के लिए PM, विपक्ष के नेता, नेता विपक्ष, या ये नहीं है तो जिसकी भी सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो नेता हैं वो, और CJI, इनको मिला करके एक समिति बनेगी और इस समिति के रिकमेंडेशन से ये एक व्यक्ति चुने जाएंगे, ठीक है। तो ये है संरचना, ठीक है। इस संरचना के बारे में आर्टिकल 124A में कहा गया। आर्टिकल 124B जो है एनजेक जो है, इसके जो कार्य हैं, कार्य में नियुक्ति और ट्रांसफर, ठीक है, नियुक्ति और ट्रांसफर दोनों के प्रावधानों के ऊपर चर्चा की गई है कि फेयर तरीके से हो पाएगा। और ये जो आयोग बना है, ये आयोग के रिकमेंडेशन से ही ये सारा काम होगा। और ये इसमें कहा गया कि अगर ये जो संरचना बनी है, आयोग जो है, आयोग में अपॉइंटमेंट की बात हो रही है या फिर ट्रांसफर की बात हो रही है, तो जो भी इसमें एक तंत्र है, उस तंत्र में अगर किसी प्रकार के विनियमन की आवश्यकता पड़ी, विनियमन की आवश्यकता पड़ी, तो ये संसद कर पाएगा। तो संसद के पास में इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट में किसी प्रकार के विनियमन करने की एक बात है तो वो संसद कर सकेगा। अब इस चीज को क्या किया गया, इस चीज को 2015 में, 2015 में क्या कर दिया गया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी SCAORA का जो मामला था, उस मामले के तहत क्या कर दिया गया, ये जो एनजैक है, NJAC एक्ट जो था 2014 वाला, और वो जो अमेंडमेंट किया गया था 99th अमेंडमेंट जो था, इन दोनों को ही क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया, इसे क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब जब इसे समाप्त किया गया तो समाप्त करने के पीछे कुछ तर्क दिए गए। तर्क देने में एक तर्क यह था कि जो वो एक्ट है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, असंवैधानिक, उसे पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि यार वो असंवैधानिक है, ठीक है, ये नहीं चलेगा, असंवैधानिक है। और उसके पीछे एक चीज यहां पर ये लॉजिक बताया गया, जैसे यहां पर देखिए, अब जैसे नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति की बात हो रही है, तो नियुक्ति में जो कॉलेजियम सिस्टम में वो काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। और अब इसमें यह भी प्रावधान है कि जैसे 2 सदस्यों ने अगर जो भी असहमति है वो जता दी, तो वो एक तरीके से वीटो की तरह काम कर जाएगा। तो ये कहते हैं कि अगर हमने किसी का, अगर यहां पर रिकमेंडेशन अगर हमने दिया, तो अब एक तो विधि न्याय मंत्री हैं और जो 2 अन्य लोग हैं वो PM और इन लोगों की सहायता से विपक्ष के नेता। तो इसमें मेनली तो जोर इन्हीं लोगों का ही है, कार्यपालिका विधायिका इनका है, तो इनका भी, दोनों सदस्य में ज्यादातर प्रायोरिटी जो है वो इसी की देखने को मिल रही है। अगर ये इंक्लूडिंग इनमें में से कोई एक सदस्य ने अगर यहां पर वीटो कर दिया, तो फिर जुडिशरी की जो रिकमेंडेशन है वो बेकार हो जाएगी, और जुडिशरी की रिकमेंडेशन को एक तरीके से कहीं ना कहीं कमतर आंका जा रहा है यहां पर, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से काम करते हुए नहीं दिख रही है। न्यायपालिका के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है इस चीज का कि यार इसको ये कर दिया जाएगा, ठीक है, क्या नाम है, इसको जो है किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना, न्यायपालिका तो क्या है, न्यायपालिका तो स्वतंत्र है। और क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, जबकि एनजैक के माध्यम से, एनजैक जो है इसके माध्यम से स्वतंत्रता के ऊपर बेड़ियां लगाई जा रही हैं, और इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है उस मूल भावना के खिलाफ है। इस तरीके के आरोप लगाते हुए इसको जो है पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो अब जब ये नहीं है तो इसके बाद से फिर से क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली जो थी वो फिर से लागू कर दी गई, जिसमें CJI होते हैं
और 4 अदर जजेस होते हैं, अदर जजेस होते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं। तो ये 5 सदस्यों की ये संस्था रहती है जो परामर्श के आधार पर काम करती है। इनका परामर्श विधि न्याय मंत्री को दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति इसके लिए अनुशंसा कर देती है, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे देते हैं। तो नियुक्ति या फिर ट्रांसफर इसी मैटर पर होता है। तो अभी जो ट्रांसफर हुआ उसमें भी डिसीजन किसने लिया? उसमें भी डिसीजन इसी कॉलेजियम ने लिया। अब जो ये रिकमेंडेशन जाता है कॉलेजियम का, इस कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन है उसको गवर्नमेंट जो है वो एक बार पुनः अनुशंसा के लिए भेज सकती है, और दोबारा अगर आ गया, मना तो वैसे भी नहीं कर सकते, दोबारा आ गया तो आपको फिर राष्ट्रपति उसको फिर बगैर कुछ किए पारित ही कर देता है। तो यहां पर जुडिशरी मन मुताफिक, तो मतलब ये सारे के सारे कौन है? जजेस हैं, और यही सारे के सारे जजेस ये तय कर रहे हैं कि आगे जज कौन बनेगा, किस जज का हमें ट्रांसफर कहां करना है। यानी जजों के मामले में निर्णय सिर्फ जजेस ही ले रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे राजा के बारे में उसका उत्तराधिकारी का निर्णय राजा जो पूर्व वाला है वही करके जा रहा है, तो उसको हम राजशाही बोलते हैं। इसकी फीलिंग न्यायशाही जैसी हो रही है, न्याय में राजशाही जैसा फीलिंग यहां पर ये दे रहा है, तो इसका विरोध यहां पर करने की बात की गई। तो जो मिडवे है, व्हाट कुड बी द मिडवे, क्या इसकी आवश्यकता होनी चाहिए? जब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे तो फेयरली अगर देखा जाए, अगर यहां पर ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, इसकी जवाबदेही नहीं हो सकती है, इसका कैसे किस आधार पर रिकमेंडेशन हुआ है, ये सब चीजें पूछी नहीं जा सकती हैं, तो इसका मतलब जो भारत की जनता है उसके ऊपर तो न्यायाधीशों को थोपा जा रहा है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोसेस से कहीं ना कहीं भारत की जनता ही उन्हें चुन करके भेज रही है, लेकिन जुडिशरी को भारत की जनता का कोई उसमें वो नहीं है कि भारत की जनता ने चुन करके किसी प्रोसेस से भेजा उनको। इसका मतलब जजेस भारत की जनता के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के जो जजेस हैं उनको इंपोज कर रहे हैं। तो इसको किस हद तक न्याय जो है वो किया जाए कि ये अकाउंटेबिलिटी इसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज द रीजन। तो जो मिडवे होना चाहिए डेफिनेटली, जैसे अगर मान लेते हैं कि एनजैक अगर दोबारा लाना भी है, एनजे से अगर दोबारा लाना भी है, तो न्यायपालिका भी कहना सही है कि यार न्यायपालिका का अगर काम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है ना कि नियुक्ति करनी है, तो अगर न्यायपालिका रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार है लेकिन उसका रिकमेंडेशन स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है, तो एनजैक में भी कमी है, तो हमें यह कमी दूर करनी पड़ेगी, यानी न्यायपालिका को उसकी स्वतंत्रता तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार की स्वतंत्रता यहां पर है, यहां पर जवाबदेही नहीं है। इसका मतलब एनजैक में कुछ ऐसे प्रोविजन भी होने चाहिए जिसमें जवाबदेही तय हो। इसके लिए एक अच्छा रास्ता यह हो सकता है कि जो वहां पर बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया था, 6 सदस्यों के साथ 3 इधर और 3 उधर के पक्ष को रखने का प्रयास किया गया था, उसमें जुडिशरी का पक्ष थोड़ा ज्यादा रखा जा सकता है, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का प्रोसेस भी जैसे विधि न्याय मंत्री का, या फिर उसकी कुछ वैल्यू सिस्टम रख सकते हैं, या पॉइंट्स रख सकते हैं, पॉइंट सिस्टम रख सकते हैं, वोटिंग सिस्टम रख सकते हैं, वोट्स के वैल्यू सिस्टम रख सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सकती है नए एक्ट को ला करके, नए प्रोसीजर को ला करके। तो प्रेजेंट टाइम में जो सीजीआई हैं खन्ना जी, उन्होंने काफी तेजी से इस पे एक्शन लिया है। हालांकि जो ये चीजें हुई हैं, अदरवाइज पहले अगर ऐसी चीजें होती थी तो कई बार ये दबा भी ली जाती थी, चीजें इतनी ओपनली नहीं होती थी, मीडिया में नहीं आती थी। इस बार मीडिया में आ गई है, हो हल्ला मच गया है। क्यों मच गया है? क्योंकि जो जज हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगर जज स्पष्ट रूप से बताने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब जुडिशरी ठीक है, फेयर काम कर रही है, कि हमारे अंदर भी लूप होल्स हैं, जुडिशरी इज एक्सेप्टिंग, बट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि एक्सेप्ट करने से काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। लोग न्यायपालिका में जाते समय यही सोचेंगे कि इसको दूसरी पार्टी ने कहीं पैसा तो नहीं दे दिया है जज को। तो न्याय फेयर रखना चाहिए, इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरीके की चीज अगर सही है तो फिर आगे नहीं होनी चाहिए, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आपका इस पर क्या सुझाव है? आपका इस पर क्या सुझाव है कि क्या न्यायपालिका को फिर से यहां पर जो है न्यायपालिका की अपॉइंटमेंट के लिए फिर से एनजैक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका इस पर क्या सुझाव है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं सभी के कमेंट देखूंगा और उस पर थम्स अप का रिस्पॉन्स भी करूंगा, ठीक है? तो आप लोग जरूर जो है उसको अपना कमेंट यहां पर जारी कीजिए। जाने से पहले मैं फिर आपको बता देता हूं
कि यार देखो, संपूर्ण बैच में एनरोलमेंट कराने का ये सबसे बढ़िया समय, मार्च खत्म होने वाला है समय, इसलिए जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करा लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, 31 मार्च इसमें लास्ट डेट है। फिर मत कहना कि सर महंगा हो गया, फीस महंगी हो गई, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ पाना है तो आप विरध लाइव, जो कि मेरा कोड है, इसी कोड के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उसी में जुड़ जाइए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।